नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा द एक्सेलेंस क्लासेस की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। और ये लेक्चर सीरीज़ का 8th पार्ट है, पार्ट 8, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। और इससे पहले हमने बायोम को कवर किया था कि बायोम क्या होता है, और आज हम कवर करने वाले हैं एक्वेटिक जोन्स को और बायोस्फीयर को। ये दो टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, आपका कोई भी टॉपिक यहाँ से मिस नहीं होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन आ जाए और आपको लगे कि ये तो हमने लेक्चर सीरीज़ में नहीं पढ़ा था। इस लेक्चर सीरीज़ में आपको किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले मोर देन 98% क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। और फैक्ट्स अगर कुछ तेज़ी से बदले हुए हैं तो वो भी धीरे धीरे करके अपडेट करवाए जाएंगे। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेटिक जोन्स। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर, मीन्स जो पानी से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ हम कैसे जोन्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो पानी वाले जोन्स हैं, वाटर वाले जोन्स हैं, इसीलिए हम उनको बोल रहे हैं एक्वेटिक जोन्स। अब ये होते क्या है? देखो, पहली बात तो ये है कि एक्वेटिक सिस्टम्स आर नॉट कॉल्ड बायोम्स। ऊपर जब हमने बायोम्स के बारे में पढ़ा था तो समझा था कि बायोम्स टेरेस्ट्रियल जो है रीजन है, जो लैंडमास वाला रीजन है, उन्हीं के बड़े बड़े क्षेत्रों को हम बायोम कहते हैं। तो उसमें वाटर वाला रीजन शामिल नहीं है। हाउएवर दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स। इनको लाइफ के आधार पर कि कैसी लाइफ कहाँ पर है, उसके आधार पर हम इनको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं विद रीजन्स ऑफ रिलेटिवली डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इनको डिफाइन करते हैं कि भाई वहाँ का जो प्लांट्स कैसे मिलेंगे, वहाँ पर एनिमल्स कैसे मिलेंगे, उसी के आधार पर हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस एक्वेटिक जोन्स आर ड्यू टू। अब ये जो एक्वेटिक जोन्स हैं, इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। ये क्यों होते हैं? इनमें डिफरेंसेस क्यों होते हैं? तो इसका कारण है पानी की सैलिनिटी, द सैलिनिटी ऑफ वाटर। कहीं पर वाटर की सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो कहीं कम होगी, अर्थात कहीं पर पानी खारा होगा, कहीं पर मीठा होगा। लेवल्स ऑफ डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, उस पानी में कितने न्यूट्रिएंट्स घुले हुए हैं, मिट्टी आदि। नेक्स्ट है वाटर का टेम्परेचर, मीन्स पानी का तापमान कितना है, वो हॉट है या कोल्ड है। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। कैसे? कि पानी के अंदर किस लेवल तक सूर्य की लाइट, सन की लाइट जो है, सूर्य की रोशनी है, वो कितने अंदर तक पेनिट्रेट कर पा रही है, वो अंदर तक जा पा रही है। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पर, अर्थात सैलिनिटी, डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, वाटर टेम्परेचर और डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन, तो सूर्य की रोशनी की अंदर तक कहाँ तक पहुँच है, इनके बेसिस पर एक्वेटिक जोन्स को क्या किया जाता है? उनमें अंतर किया जाता है, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स के या जो एक्वेटिक जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हम बात कर रहे हैं किसकी? नंबर 1 है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है? ऐसे इकोसिस्टम्स जहाँ पानी कैसा है? फ्रेश है। अब ये फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड एज लोटिक। अब ये भी अलग अलग तरह से डिफाइन होते हैं। मीन्स मूविंग वाटर। फ्रेश वाटर भी कैसा होगा? मूविंग भी होगा या लैंटिक भी होगा। मीन्स वो स्टिल होगा, एक जगह रुका हुआ पानी भी फ्रेश हो सकता है और बहता हुआ पानी भी फ्रेश हो सकता है। तो दो प्रकार के हो गए। लोटिक वाटर सिस्टम इंक्लूड्स। अब ये जो बहते हुए वाले हैं, इनमें क्या क्या आता है?
इसमें स्ट्रीम्स आती हैं, नदी हैं, नाले हैं, स्प्रिंग हैं, झरना हैं, क्रीक्स हैं, ब्रूक्स हैं, ये सब शामिल होते हैं किसमें, लोटिक में, अर्थात फ्रेश वाटर में। और दूसरे जो रुके हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वाटर बॉडीज इंक्लूड पूल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये भी कैसे हैं, ये भी कैसे हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में शामिल होते हैं ये। तो हमने समझा कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कैसे होंगे, जिनका पानी फ्रेश होगा। अब फ्रेश वाले भी दो प्रकार के हो सकते हैं, वो पानी रुका हुआ हो सकता है या बहता हुआ पानी हो सकता है। ओके, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, उसी का ये पार्ट है। अब रुके हुए पानी में स्वैम्प भी हो सकते हैं, दलदल वगैरह भी हो सकते हैं, झील भी हो सकती है, ये तो बस बहुत सारे हो गए। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स उनकी सबकी अलग अलग होती हैं, उस क्षेत्र की, उस तालाब की, उस नदी की, उस दलदल की, वो सब ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस भी डिफरेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, मैराइन इकोसिस्टम की। मैराइन इकोसिस्टम क्या होता है, मीन्स जो ओशियन वाला है, ठीक है, जो सागरों वाला है, उसको हम बोलते हैं मैराइन इकोसिस्टम। ये कैसा, नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन। अर्थ का लगभग 3/4 3/4 अर्थात मोर देन 70% एरिया किससे कवर्ड है, ओशियन से कवर है। ओके, और उसकी जो एवरेज डेप्थ कितनी है, 3750 मीटर की है। और उसकी सैलिनिटी क्या है, 35 ppt अर्थात पार्ट्स पर 1000, इतनी उसकी क्या है, सैलिनिटी है। अबाउट 90% ऑफ विच इज सोडियम क्लोराइड। और जितनी सैलिनिटी है उसमें जो तत्व घुले हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, 90% उसमें क्या मिलता है हमको, सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो ये हम जान सकते हैं कि यही सोडियम क्लोराइड आगे चलकर क्या बनता है, नमक में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं किसकी, एस्चुरीज की। एस्चुरीज क्या है, देखो कोस्टल बेज, जो समुद्र के किनारों पर जो खाड़ियाँ हैं, जो बेज हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, रिवर का माउथ हो गया, जहाँ रिवर अपने पानी को ओशियन में मिला देती है, उस क्षेत्र को माउथ बोलते हैं। टाइडल मार्शेस, समुद्र की लहरों के द्वारा बनने वाले दलदल, ये सब क्या बना देते हैं, एस्चुरीज बना देते हैं। कौन से रीजन में, लेकिन पहाड़ी रीजन में ये एस्चुरी बनाते हैं। और जो प्लेन रीजन होता है, प्लेन रीजन जो होता है वहाँ पर बनाते हैं क्या, ये डेल्टा बनाते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि एस्चुरीज वहाँ पर बनती हैं जहाँ पर नदियाँ पहाड़ों से सीधे गिर करके जो ओशियन में मिल रही हों, लेकिन जहाँ नदी और ओशियन दोनों मिल रहे हों वो पहाड़ी रीजन हो, तो वहाँ पर बनेगी एस्चुरी। और जब नदी और ओशियन दोनों मिल रहे हैं लेकिन वहाँ पर वहाँ का जो रीजन है वो यदि प्लेन रीजन है, मैदान क्षेत्र है, तो वहाँ पर बनेगा डेल्टा। ओके, इन एस्चुरीज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स मीट ओशियन वाटर। तो नदियों का पानी किससे मिलता है, ओशियन वाटर से। द टू आर मिक्स्ड बाय एक्शन ऑफ टाइड्स, दोनों कैसे मिल जाते हैं, लहरों के द्वारा, टाइड्स के द्वारा। एस्चुरीज आर हाईली प्रोडक्टिव एज कम्पेयर्ड टू द एडजेसेंट रिवर और सी। तो जो रिवर होती हैं या जो आसपास का ओशियन होता है, सी होता है, उसकी बजाय ये जो क्षेत्र में जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हों, जो एस्चुरी होती है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। प्रोडक्टिव इन द सेंस कि वहाँ पे फिश, क्रैब्स या और भी जीव जंतु हैं वो ज़्यादा मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, कोरल रीफ की। ये कोरल रीफ क्या है, कोरल इज एक्चुअली अ लिविंग एनिमल। तो कोरल क्या है, एक लिविंग एनिमल होता है। क्या एनिमल है या प्लांट है ये कोरल, तो ये ध्यान रख लीजिए कि ये एनिमल है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरल एनिमल है या प्लांट है, तो कोरल क्या है, एनिमल है। कोरल हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूएंथली अर्थात माइक्रोस्कोपिक एल्गाए। तो जो कोरल्स होते हैं उनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उनका एल्गी के साथ में। ठीक है, अब पहले जान लेते हैं हम कि ये भाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें दोनों, तीनों, चारों जितने भी जो है जीव हैं या पेड़ हैं, कोई भी हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड हो, एक दूसरे की सहायता करते हैं। कैसे, तो जो कोरल हैं वो अपने आप में क्या है, एनिमल्स हैं,
और वो रहते हैं ओशियन के थोड़ा सा ऊपर वाली रेंज में, और इनके ऊपर रहती है कौन, एल्गी। तो कोरल पर रहने की जगह मिल जाती है किसको, एल्गी को, और एल्गी क्या है, ये प्लांट्स हैं, ठीक है। और इन प्लांट्स से कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं किसको, कोरल को। ये जब ये कोरल मरते हैं, इनकी डेथ होती है, तो इन्हीं की जो हड्डियां वगैरह होती हैं वही इकट्ठी होकर के एक जो है एक स्ट्रक्चर वहां पे बन जाता है, इकट्ठी हो जाते हैं, उसी को बोल देते हैं कोरल रीफ, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया की सबसे बड़ी रीफ कौन सी है, कोरल रीफ कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इंडिया में जो कोरल रीफ है वो कहाँ कहाँ मिलती है। यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस में भी कई बार आया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोरल हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ईच गिव्स, ईच का मतलब कोरल एल्गी को कुछ देता है और एल्गी कोरल को कुछ देती है। ईच गिव्स समथिंग टू द अदर एंड गेट समथिंग बैक इन रिटर्न, कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। विद जूएंथिली, जूएंथिली का मतलब माइक्रोस्कोपिक एल्गी, विच लिव्स ऑन कोरल, जो कि कोरल पर रहती है, इंस्टीड ऑफ लिविंग ऑन द सी फ्लोर। तो जो एल्गाई है वो सी के फ्लोर पर तो नहीं रह सकती। द एल्गाई लिव्स अप ऑन द कोरल which is closer to the ocean surface and so that the algae gets adequate light। तो जब थोड़ी सी ऊंचाई पर रहेगी, मीन्स थोड़ा सा बाहर की तरफ अगर एल्गाई रहेगी तो उसको क्या मिलेगा, सनलाइट उसको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि एल्गी क्या है, प्लांट है, और प्लांट को फूड प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट की आवश्यकता होती है। सनलाइट की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, सनलाइट की, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है मंग्रूव की। मंग्रूव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल प्लांट। कैसे प्लांट हैं, लिटोरल हैं, मीन्स जमीन पर। फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइन्स, तो ओशन के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ के ट्रॉपिकल क्षेत्र में और टब सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में भी क्या मिलते हैं, मंग्रूव के फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, मंग्रूव्स आर ट्रीज, क्या है मंग्रूव्स, ट्रीज हैं, बुशेस हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं। ग्रोइंग बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स, जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं वहाँ से पानी ऊपर तक आ जाता है, वहाँ पर ये क्या होते हैं, उगते हैं। विच एग्जिबिट्स रिमार्केबल कैपेसिटी फॉर सॉल्ट वाटर टॉलरेंस, ये ऐसे पेड़ होते हैं कि ओशियन का जो वाटर बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, उसको भी ये टॉलरेट कर पाते हैं, उसको भी ये सहन कर पाते हैं। और इनका और क्या रोल होता है, जब ओशियन में बहुत ऊंची ऊंची स्प्रिंग टाइड्स आती हैं, लहरें उठती हैं, तो ये इन मंग्रूव के बहुत घने घने जंगल उन लहरों से जो है, लहरों की जो इंटेंसिटी होती है, उनकी जो तीव्रता होती है, उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर देते हैं। तो जो ज़मीन पर जो दूर तक जो गांव बसे होंगे या जो घर बने होंगे, उनकी जो बर्बादी है वो थोड़ी इनसे कम हो जाती है। नेक्स्ट बात हम करते हैं किसकी, बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ देखो एटमॉस्फेयर भी है, मीन्स वायु भी है, गैसेस भी है। इकोस्फीयर भी है, जंगल वगैरह हो गए सारे के सारे। हाइड्रोस्फीयर भी है, पानी भी है यहाँ पर। लिथोस्फीयर भी है, मतलब लैंड वाला पार्ट भी है। ये जहाँ पर सब हो, इन सब की उपस्थिति हो, मीन्स जहाँ पर लैंड भी हो, वाटर भी हो, एयर भी हो, पेड़ भी हो, जंगली जानवर भी हो, ये सब हों, ये सब मिलकर के बनाते हैं क्या, बायोस्फीयर। ओके, तो आइए हम बायोस्फीयर को जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ, किसका हिस्सा है, अर्थ का। वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है कहाँ, बायोस्फीयर में। जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती वहाँ पर बायोस्फीयर इसका मतलब नहीं है। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स अ हाईली इंटीग्रेटेड, मीन्स बहुत घने रूप से जुड़ी हुई, एंड इंटरेक्टिंग जोन, वो सब आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। कंप्राइजिंग ऑफ, अब ये कौन कौन है जो आपस में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, उनमें क्या क्या शामिल है। एटमॉस्फेयर मीन्स जिसमें एयर हो, हाइड्रोस्फेयर इसमें मतलब वाटर हो, और लिथोस्फेयर मतलब हो गया लैंड, ये सब मिल रहे हो जहाँ पर, वो कहलाता है बायोस्फेयर। इट इज़ अ नैरो लेयर
अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के चारों ओर एक पतली सी परत, ऐसे हम कह सकते हैं इसको। इफ वी विजुअलाइज अर्थ, अगर हम अर्थ को एक सेब की तरह समझ लें, एप्पल की तरह समझ लें, और अर्थ और जो एप्पल है उसकी जो स्किन है उसकी, उसको ऐसे मान लीजिए कि वो बायोस्फीयर है। तो अर्थ के चारों ओर ऐसी ही एक पतली परत, वो क्या कहलाएगी? बायोस्फीयर कहलाएगी। लाइफ इन द बायोस्फीयर इज अबंडेंट बिटवीन 200 मीटर्स, मीन्स नीचे 200 मीटर से और ऊपर 6000 मीटर तक के क्षेत्र में क्या मिलती है? बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी मात्रा में मिलती है। मीन्स आपको एवरेस्ट पे नहीं मिलेगी बायोडाइवर्सिटी, तो नीचे की तरफ अगर ओशियंस में जाएंगे तो वहाँ पर भी 200 मीटर से नीचे की तरफ आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं कि बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, जो दोनों ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, वहाँ की ऊंचाई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ है, बहुत ठंडक है वहाँ पर, वो माउंटेन्स हैं, या जो ओशियन है नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ, वहाँ पर भी आपको बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर बायोस्फीयर बहुत कम है, बहुत मात्रा में वहाँ पर एयर, वाटर, लैंड, ये सब एक साथ वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ टेम्परेचर भी नहीं है। सिंस एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल कंडीशंस, वहाँ पर क्यों नहीं है जीव जंतु? क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हैं, मीन्स वहाँ पर जीवित रहना लगभग असंभव है। दे डू नॉट सपोर्ट लाइफ, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सपोर्ट नहीं करता लाइफ को। Occasionally, spores of fungi, bacteria do occur at great height beyond 8000 meters. कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फंजाई हैं जो वहाँ पर भी हैं, तो वो एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस आर नॉट रूल्स बट दे आर नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव। मीन्स वहाँ पर हैं तो सही हो, लेकिन वो अपनी पाचन शक्ति, भोजन आदि वो सब वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। एंड हेंस रिप्रेजेंट ओनली डोरमेंट लाइफ, तो वो कैसी लाइफ में रहते हैं? वहाँ पर डोरमेंट कंडीशन में रहते हैं, कि कभी बीच में उनको जो है भोजन आदि मिल गया तो ठीक है, वो जीवित जैसे हो गए, वरना वो डोरमेंट कंडीशन में चले गए। जैसे कि पोलर बियर सर्दियों में वो कहाँ चला जाता है? डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, ठीक है, और वो आराम से सोता रहता है, जबकि जब धूप ऐसा कुछ निकलता है, भोजन कर लिया और फिर वो पड़े रहते हैं। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ विद इन द बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द सन। इस बायोस्फीयर को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है सन से। वैसे भी सन पूरे ब्रह्मांड का अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है। द सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। और उनको ये तत्व कहाँ से मिलते हैं? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? एयर से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं और सॉइल से मिलते हैं। The same chemicals are recycled over and over again for life to continue। और ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एक साइकिल के रूप में एक जो है आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मीन्स अगर किसी प्लांट ने नाइट्रोजन को लिया, जमीन से लिया, या उसने आयरन को लिया, तो वो उस प्लांट को कोई जीव खाएगा, उसमें आयरन पहुंचेगा, जब वो जीव जो है मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये एक साइकिल चलती रहती है किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बायोस्फीयर। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, वो सब जगह पर समान मात्रा में तो नहीं मिल सकते। ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स लिव इन द पोलर रीजन। तो जो पोलर रीजन्स हैं, ध्रुवों वाले क्षेत्र, वहाँ पर कुछ ही जीव मिलेंगे आपको। वाइल द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कल भी हमने देखा कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मीन्स पूरे इसकी अर्थ की लगभग 50% जो बायोडाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिल जाती है, और बाकी 50% में पूरा की पूरी अर्थ पड़ी हुई है। तो आप जान सकते हैं कि ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट हैं बायोडाइवर्सिटी के मामले में कितने रिच हो सकते हैं। नेक्स्ट है, यहीं पर आपके लिए एक फैक्ट है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। और कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है? ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। कब लॉन्च हुई थी ये? 1982 में लॉन्च हुई थी।
और जाहिर सी बात है इसको कौन रन कर रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वगैरह वगैरह, ये जो मिनिस्ट्री है वो इसको क्या करती है, रन करती है। इसका पर्पज़ क्या है कि पूरे देश में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना, आपस में कोलेशन उनका करना, मीन्स उनको जोड़ना, उनको स्टोर करना, उनमें से कुछ मतलब की चीज़ें रिट्रीव करना, फिर उनको जनता तक पहुंचाना या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाना। किसके थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू, एनविस की वेबसाइट के थ्रू, विच आर डेडिकेटेड टू डिफरेंट इंटरेस्टिंग थीम्स। और जहाँ जहाँ भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है ये वहाँ इंफॉर्मेशन को पहुँचाती है कौन, एनविस, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज हमने जाना कि बायोस्फीयर क्या है और दूसरा जो एक्वेटिक जोन्स हैं वो क्या हैं और वो उनको कैसे कैसे किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है और वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं, क्या क्या जीव जंतु कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी आप डेली इम्प्रूवमेंट के लिए अपने फीडबैक इसी प्रकार देते रहिए और हम निरंतर इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और आप लगातार क्लासेस में बने रहिए। और अगर आपको लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है, लग रहा है आपको कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है, डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा आपको अगर आप इसको कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो। ठीक है, इसके साथ आप ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस को लगाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये लेक्चर सीरीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आपको थैंक्स कहता हूँ कि आप जो है अपना फीडबैक दे रहे हैं, लेक्चर में अपना प्यार और जो है सपोर्ट दे रहे हैं। इसी प्रकार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।